हेलो एवरीवन, रेजोमैक्स के चैनल पर इकोनॉमी की सीरीज में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में समझेंगे। इंडियन इकोनॉमी, इसमें एक्सटर्नल सेक्टर होता क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होगा कि इंडियन इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे यहाँ पर इंगेजमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम कैसे इकोनॉमिक लेवल पर जुड़े हुए हैं। यानी आपको यदि ये इंडिया है, एक्सटर्नल सेक्टर का मीनिंग यदि हम लोग समझें, यदि ये इंडिया है तो इस इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, इट डज नॉट मैटर कि वो कौन सी कंट्री है, इट डज नॉट मैटर कि वो कौन सी कंपनी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इस पूरे इंडिया का, इंडिया में कौन है, गवर्नमेंट है कि पब्लिक है कि कंपनी है, ये भी मैटर नहीं करता। इंडियन टेरिटरी से यदि किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी इकोनॉमिक एंगेजमेंट हो रहा है, चाहे वो पैसे यानी पैसे का लेन देन हो रहा है, मॉनेटरी वैल्यू उसमें शामिल है, तो उसको हम एक्सटर्नल सेक्टर के अंडर कंसीडर करेंगे। अब ये इंगेजमेंट, इकोनॉमिक इंगेजमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट के नाम पर हो सकता है, इंपोर्ट के नाम पर हो सकता है कि किसी को आपने फॉरेन से गिफ्ट भेजा हो सकता है आपने किसी को फॉरेन में गिफ्ट भेजा हो सकता है कि आपका कोई घर का कोई आदमी या आपका कोई दोस्त फॉरेन में काम करता हो, उसने आपको पैसे भेजे हो, जिसे हम लोग रेमिटेंस बोल सकते हैं। हो सकता है आपने वहां की किसी कंपनी में, फॉरेन की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हो और उसका डिविडेंड आपका आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है उसी को हम लोग इस एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ेंगे। इस एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया में हमारे लिए पढ़ने का क्या क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर हम एक तो पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होगा आपका बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होगा आपका फॉरेक्स रिजर्व। ये तीन ही ऐसी जगह है जहां से सवाल बन सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप अपने घर में आप लोग एक डायरीज वगैरह मेंटेन करते होंगे जिसमें आप सारा हिसाब लगाते होंगे कि हमारा इस बार इतने का राशन आया, इतना वहां खर्च हुआ, इतना वहां खर्च हुआ, इतने का किराया हमने दिया, इतने का किराया हमारे आया, इतने की इनकम हमारी हुई। तो वो पूरा आप निकालते होंगे, मंथ एंड में देखते होंगे कि इनकम ज्यादा हुई कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ। हर किसी के घर में होता ही होगा। कोई अपने लेवल पे अपना हिसाब रखता है, कोई डेली का हिसाब रखता है, कोई मंथली का हिसाब रखता है। उसी तरीके से एक्सटर्नल सेक्टर में, एक्सटर्नल मार्केट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपका जितना इकोनॉमिक एंगेजमेंट हुआ उसका हिसाब ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखा जाता है। तो आपके लिए पहला टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हम इसलिए पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज होगा उससे आप समझ जाओगे कि वाकई में एक्सटर्नल सेक्टर में या किसी भी एक्सटर्नल इकोनॉमी के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा इकोनॉमिक एंगेजमेंट कैसे कैसे किस किस लेवल पर हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड, कुछ नहीं है, रिकॉर्ड है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट कैसे हो रहा है, इसका एक रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड रखने के दो तरीके होते हैं, या यूं बोलें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके से आप समझ सकते हो। इसका पहला तरीका तो यह हुआ कि इसमें दो अकाउंट्स होते हैं। एक होता है आपका करंट अकाउंट एंड अनदर कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट इज एसेट और लायबिलिटी। करंट अकाउंट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंडिया का जो भी इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा। वो यदि इकोनॉमिक एंगेजमेंट एसेट और लायबिलिटी से नहीं जुड़ता है, इफ देयर इज नो एनी लिंकेज ऑफ एसेट और लायबिलिटी ऑफ दैट एक्शंस या दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर एंगेजिंग विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी यदि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, या यूं बोलें, अब यदि हम एक्सटर्नल मार्केट ज्यादा यूज करें तो ज्यादा वर्ड होगा। यदि एक्सटर्नल मार्केट में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न तो एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डाटा, ऐसी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो हम रिकॉर्ड रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, वो करंट अकाउंट में रखेंगे। इसके दूसरे तरफ इसका वाइस वर्सा कर लो। इफ
all those activities which are links to asset and liability. एसिड एंड लाइबिलिटी मतलब आपने ऐसा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जिससे आपका एसिड बढ़ गया, एसिड कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो ऐसे केस में उसको कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर बिना एग्जांपल के पूरी चीज़ समझ में नहीं आ सकती, ये बात हमको पता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है लोन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पैसे की बहुत किल्लत रहती है इनके पास, पहुंचे वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हमें $10 बिलियन का लोन दे दो। आप किसी से लोन ले रहे हो तो आप अपनी लायबिलिटी जनरेट कर रहे हो। लायबिलिटी का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी। तो ये आपकी जिम्मेदारी ही तो है कि $10 बिलियन का आप यदि लोन ले रहे हो तो उस लोन का $10 बिलियन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापस चुकाना, वो $10 बिलियन की आप पर एक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, वर्ल्ड बैंक ने न केवल $10 बिलियन दिया बल्कि $10 बिलियन के साथ आपको लायबिलिटी भी दी। यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आजकल श्रीलंका पर काफ़ी मेहरबान हो रही है। श्रीलंका को $75 मिलियन का यदि लोन दिया तो ये लोन श्रीलंका के लिए लायबिलिटी होगा और ये लोन हमारे लिए एसेट होगा, क्योंकि हमको पता है फ्यूचर में हमारी $75 मिलियन की प्रिंसिपल अमाउंट आने वाला है। एसेट का मतलब होता है वो जिससे आपके फ्यूचर में यूँ बोले कि मनी जनरेट हो या मॉनेटरी वैल्यू उसकी क्रिएट हो। लोन दिया, फ्यूचर में आपको आएगा। कार बेची आपको, तो उस टाइम पे प्रेजेंट में या फ्यूचर में आपका पैसा मिल रहा हो। आपने अपना एसेड लिया, कोई कार लिया तो वो आपकी एसेड हो गई। यानी अब यदि आप फ्यूचर में उसको बेचोगे तो उससे आपको मॉनेटरी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा, तो इससे क्या आप फ्यूचर में मनी जनरेट कर सकते हो? जी कर सकते हो, बेच दो, फ्यूचर में मनी जनरेट हो रहा है, तो ये आपका एसेड हो गया। तो यहाँ पर वापस आइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, one of the component is current account and another is capital account. Capital account means there will be changes in asset and liability. Asset may be increase, may be decrease. Liability may be increase, may be decrease. Both ये बोले कि चारों कंडीशन पॉसिबल है। चारों में से कोई भी कंडीशन होती है तो वो आपका एसेट कैपिटल अकाउंट में आएगा। एंड करंट अकाउंट मीन्स देयर इज नो एनी चेंजेस इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है। अब करंट अकाउंट भी दो तरीके का होता है। एक होगा आपका, यहाँ पर बात करें, दोबारा से आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके का हो गया। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर फर्दर सब डिवाइड करें तो करंट अकाउंट भी दो तरीके का होता है। वन इज विजिबल अकाउंट एंड अनदर इज इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंसिडर करा जाता है। विजिबल, एक की वर्ड आपको मैं बताऊं तो विजिबल अकाउंट का मतलब हो गया कि जिसे पोर्ट्स पे आइडेंटिफाई करा जा सके, जो आपको साफ साफ दिख रहा हो। यदि आपने फॉरेन से एक कार मंगाई तो वो साफ साफ दिख रहा है, वो पोर्ट्स के थ्रू आएगी, वो चीज़ जो विजिबल हो। ऐसे सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर विजिबल। आपने मोबाइल भी मंगाया तो वो दिखता है, लेकिन आपकी फ्यूचर में किसी शेयर मार्केट में आपका डिविडेंड आया तो वो किसी को नहीं दिखेगा। फ्यूचर में आपने किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया था, यदि श्रीलंका के लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट आया तो वो किसी को नहीं दिखेगा, तो वो इनविजिबल। तो विजिबल मतलब जैसे क्रूड ऑयल हो गया, आपके मोबाइल्स हो गया, आपने आईफोन मंगवाया
उनका इंपोर्ट करा, तो ये चीज़ें दिखती है। इस विजिबल अकाउंट को ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं, जबकि इनविजिबल अकाउंट के भी कुछ फर्दर सब टाइप होते हैं। क्या क्या? इनविजिबल अकाउंट में एक तो हो गया आपका इनकम, एक होगी आपकी सर्विस, आपने किसी को सर्विस दी और उस सर्विस के बदले में आपको पेमेंट मिला। एक हो गया आपका ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मतलब आपने किसी को पैसा ट्रांसफर करा, ना तो उसने आपको सर्विस दी, ना आपने कोई भी आपको उससे कुछ मिला, बस आपने पैसा ट्रांसफर करा। उसमें से एक हो गया आपका रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है, यदि आपका कोई दुबई है, दुबई में आपका घर का कोई पर्सन काम कर रहा है और आप यहाँ इंडिया में कोटा में बैठे हुए हो, और यदि कोटा में वो आपको पैसे भेजता है तो वो हो गया रेमिटेंस। यदि आप कोटा में बैठे हो और आपके घर का कोई पर्सन सिंगापुर में पढ़ने गया है या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया है, आप उसको पैसा भेजते हो, तो ये वन टाइम ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर पेमेंट। उसने आपको कुछ नहीं दिया, दुबई से आपके घर वाले ने आपको लिए पैसा भेजा, आपने उसके लिए कुछ नहीं करा, बदले में आपने उसको कोई सर्विस नहीं दी, बदले में आपने उसको कोई इकोनॉमिक वैल्यू वाली कोई चीज़ नहीं दी। यदि इकोनॉमिक वैल्यू वाली चीज़ देते तो वो आपका ट्रेड हो जाता, यदि आप उसका कोई काम करते तो वो सर्विस हो जाती, लेकिन आपको बस पैसा आ रहा है रिश्तेदारी की वजह से, तो इसको बोलते हैं रेमिटेंस, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। आपने ऐसे ही पैसा रेमिटेंस की जगह किसी को गिफ्ट भेज दिया। अरे किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी को डोनेशन देते हैं, तो उसमें कुछ से कुछ उम्मीद करते हैं कि वो आपको कुछ देगा, उसके बदले में आपको कोई इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू वाली चीज़ देगा, या उसके बदले में वो आपको कोई इकोनॉमिक वैल्यू रखने वाली कोई सर्विस देगा, तभी आप दोगे। डोनेशन गिफ्ट रेमिटेंस, ये सब जो होते हैं वो वन साइड होते हैं। ये जो सारा है ये क्या है? आपका वन साइड ट्रांसफर है, वन साइड पेमेंट है, वन साइड सर्विस है। ये तीनों क्या हो गए आपके? वन साइड। उसने आपको भेजा, ठीक है। सर्विस में आपने किसी को सर्विस दी। ट्रेड में एक आपने किसी को माल बेचा और बदले में आपने किसी को माल बेचा, उसने आपको पेमेंट करा। तो ये आपका वन साइड नहीं है, ये बहुत से दोनों साइड इसमें हो रहा है। एक आप माल बेच रहे हो या ले रहे हो। आपने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदा तो बदले में आपने पेमेंट करा। ये तो दो साइड है। इनकम आपकी 2 से 3 तरीके से हो सकती है। आप प्रॉफिट को भी आप इनकम बोल सकते हो। आपने किसी को लोन दिया तो आपका इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर कंसिडर हो सकता है। आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो आपका डिविडेंड आप में यहाँ पर इनकम में कंसिडर कर सकता है। तो प्रॉफिट आपका जो होता है वो इंटरेस्ट, डिविडेंड। फॉर एग्जांपल KFC की बात करें, KFC फॉरेन की कंपनी है। यहाँ पर समझिए, फॉरेन की कंपनी यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही है, तो बिजनेसमैन को क्या होता होगा? प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ पर कंसिडर होगा? इनविजिबल अकाउंट में। इनविजिबल अकाउंट में भी इनकम में। आपने दुबई से एक आईफोन मंगवाया, वहाँ पे सस्ते मिलते बताए, तो आईफोन मंगवाया, तो ये कोई आपको काका जी तो लग नहीं रहे जो आपको फोकट में बेच देंगे, आपके चाचा तो है नहीं जो फोकट में दे देंगे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने पेमेंट करा, ये चीज़ विजिबल है, तो ये कहाँ पर जाएगी? ट्रेड अकाउंट में, मतलब विजिबल अकाउंट में। विजिबल अकाउंट में मतलब आपने इंपोर्ट करा, आपने अपने यहाँ से कोई चीज़ फॉरेन भेजी, जैसे कोई भी चीज़ आपने यहाँ से एक्सपोर्ट भेजी, उसके बदले में आपको पेमेंट मिला, तो आपने एक्सपोर्ट करा। ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई होती है, ये दोनों चीज़ें विजिबल होती है, ये दोनों चीज़ों को ट्रेड अकाउंट के अंदर कंसिडर करा जाता है। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया था। इस लोन कोई फोकट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फोकट का पैसा तो है नहीं, बदले में बोलेगा थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट ले लो। जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, वो इंटरेस्ट का पेमेंट से कोई एसिड या लाइबिलिटी तो जनरेट हो नहीं रही। तो ये अब यहाँ पर ये पूरा करंट अकाउंट है, तो इस पूरे करंट अकाउंट में ऐसा कोई सा भी एक्शन नहीं है जिससे एसिड या लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा हो। आपने कोई चीज़ बेची और उसके बदले में आपको पेमेंट मिला, तो आपका कौन सा एसिड लाइबिलिटी पे फर्क पड़ा? उतने बदले का पैसा आपको मिल गया। आपका प्रॉफिट आया, तो आपका प्रॉफिट आने पे कौन सा एसिड आपका बढ़ गया? एसिड तो आप इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे तब मिलेगा। आपका इंटरेस्ट का पेमेंट आया, अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही बचा हुआ है, वो तो उसने करा नहीं है, वो उसने पेमेंट नहीं करा, तो आपका अभी भी एसिड तो उतना ही बना हुआ है। इंटरेस्ट के पेमेंट आने से आपने $75 मिलियन का लोन दिया था, $75 मिलियन पे यदि इन्होंने $10 मिलियन का इंटरेस्ट दे दिया, तो भी आपका एसिड तो अभी भी $75 मिलियन ही बना हुआ है।
वो तो इंटरेस्ट का पेमेंट है, उससे कौन सी एसिड या लाइबिलिटी जनरेट हो रही है। किसी को आप गिफ्ट देते हो, किसी को आप रेमिटेंस देते हो, डोनेशन देते हो, $10 मिलियन दे दिया, तो उससे कौन सा एसिड लाइबिलिटी पर फर्क पड़ा। तो यहाँ पर ये पूरा जो है करंट अकाउंट के दो पार्ट, विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट जिसे ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स को कंसिडर करा जाता है। इनविजिबल अकाउंट जिसमें सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर पेमेंट को कंसिडर करा जाता है। इसमें आपने देखा होगा किसी पर भी एसिड और लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा। अब बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट का मतलब होगा आपका यहाँ पर एसिड और लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो एसिड और लाइबिलिटी पे फर्क कैसे कैसे पड़ सकता है। आपने एफडीआई करा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा, आपने लोन लिया या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करी, या फिर आपके फॉरेक्स रिजर्व में चेंजेज हुए, चेंजेज इन फॉरेक्स रिजर्व। अब हमारे अगले टॉपिक यही है, एफडीआई, फॉरेक्स रिजर्व। यहाँ पर एक चीज़ जो नहीं पढ़ेंगे हम, वो है लोन। भाई लोन वाला केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $10 बिलियन का लोन लिया था, तो लोन अपने साथ लाइबिलिटी लेकर आता है। यानी इन्होंने क्या लिया था, लाइबिलिटी एसिड यदि जनरेट होता है, लाइबिलिटी एसिड पे फर्क पड़ता है, तो वो किसका पार्ट होगा, वो पार्ट होगा कैपिटल अकाउंट का। इधर श्रीलंका को लोन दिया था, वही एग्जाम्पल, तो इन्होंने $75 मिलियन का एसिड क्रिएट करा। तो एसिड मतलब लोन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो मैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए पहले ही चीज कर दूं, जैसे यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले रही थी, उसी तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे रिलायंस इंडियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप, ये भी फॉरेन के बैंक के साथ जो लोन ले सकते हैं, जो फॉरेनर बैंक के साथ लोन ले सकते हैं। तो जब आपकी कंपनीज फॉरेन मार्केट से लोन उठाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक तो हो गई सरकार लोन ले सकती है, जो तो लेती है, खूब बेधड़क होकर लोन लेते हैं लोग, तो सरकार वाले तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। एक होती है कि आपकी कंपनीज लोन ले रही है, यदि कंपनीज लोन ले रही है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसलिए मैंने वहां पर लोन के साथ साथ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी मेंशन करा, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि लोन केवल सरकार ही नहीं लेती है, फॉरेन बैंक से लोन आपकी कमर्शियल कंपनीज भी ले सकती है, जैसे रिलायंस, टाटा, जो कि लेती भी है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो है एफडीआई। यहाँ पर एफडीआई समझिए आप लोग, एफडीआई होता क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। केएफसी फॉरेन की कंपनी है, सबको पता। अरे जो केएफसी आया होगा तो कोई रातों रात तो आ गया नहीं होगा, इन्होंने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करा होगा। ये केएफसी यदि फॉरेन की कंपनी है और इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसको समझो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा इकोनॉमिक एंगेजमेंट, जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर बोल रहे हैं। तो इस एक्सटर्नल सेक्टर में एक इकोनॉमिक एंगेजमेंट केवल ये आपका यही नहीं होता कि आपने कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी, कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर दी। भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा इकोनॉमिक एंगेजमेंट मतलब क्रूड ऑयल खरीद लो, मोबाइल बेच दो, प्रॉफिट शेयर कर लो, डिविडेंड कर लो, रेमिटेंस दे दो, गिफ्ट दे दो, डोनेशन ले लो, सर्विस का पेमेंट ले लो, यही नहीं होता। कुछ लोग इकोनॉमिक एंगेजमेंट तो ये भी होगा यदि किसी बाहर के किसी पर्सन ने या बाहर के किसी कंपनी ने हमारे यहाँ पर पैसा लगाया। भाई एक्सटर्नल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा इकोनॉमिक एंगेजमेंट, मॉनेटरी वैल्यू है, यहाँ पर आया, हैदराबाद में फैक्ट्री खोली, यहाँ पर आया, मुंबई में जाकर फैक्ट्री खोल दी, तो इसको भी तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आपका, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट एफडीआई को हमने, चूंकि एफडीआई है, मॉनेटरी वैल्यू इसमें जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करेगा, इसीलिए इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में जगह दी। चूंकि एफडीआई के आने से एफडीआई आने का मतलब है उस कंपनी का एसिड यहाँ पर आ रहा है, एसिड और लाइबिलिटी चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट में इसको जगह दी। यानी कोई यदि फॉरेन पर्सन्स या कोई फॉरेन कंपनी भारत की टेरिटरी में आकर इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकती है। कोई भी कंपनी है, मेरी कोई कंपनी है, यदि मेरी फॉरेन की कंपनी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, एक्स प्रेसिडेंट है यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है
कि यार इंडिया में बड़ा मार्केट है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, वहाँ पर जाना चाहिए, बड़ा मार्केट है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आकर एक बर्गर की फैक्ट्री, बर्गर फॉर एग्जांपल ट्रंप की ले लो, ट्रंप एक बिजनेसमैन भी है इसलिए इसको ले रहा हूँ, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है और ये सब लोग जानते भी हैं इसको, इस पर्सनैलिटी को। ट्रंप वो बोलता है यार भारत में लोग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, भारत में लोग फास्ट फूड का कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर एक बर्गर की दुकान खोल लूँ, मतलब बर्गर का आउटलेट खोल लूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भारत में जो भी 600 650 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बर्गर की दुकान खोल लूँ। ट्रंप ये सोच रहा है। अब ट्रंप के सामने दो ऑप्शन है। ट्रंप ये क्लियर है कि ट्रंप इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा और वो इन्वेस्टमेंट करेगा बर्गर को बेचने के लिए। एक चीज क्लियर है कि वो एफडीआई लाएगा बर्गर को बेचने के लिए, लेकिन इसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि वो यहां पर आए, नए स्टॉल्स खोले, हर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में बोला, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टॉल खोलेंगे अपना, तो हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में एक स्टॉल खोल रहा है, तो ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो गया। पहले ये मॉल है आपका, यहां पर बर्गर किंग भी बिकता था, यहां पर अब तक बर्गर किंग था, इस बर्गर किंग के पास पैरेलल एक और क्या खुल गया, ट्रंप बर्गर। हर जगह इन्होंने अपने आउटलेट्स खोल लिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, डोनाल्ड ट्रंप अच्छा बिजनेसमैन आदमी बोलेगा, बर्गर किंग वाले से बोलेगा कितने की कंपनी है तुम्हारी, बर्गर किंग वाले ना 10,000 करोड़ की है हमारी, दोगे पैसा? कि तुम्हें 10,000 करोड़ दूंगा तो ये सारे बर्गर किंग मेरे हो जाएंगे, बर्गर किंग में पैसा मैं लगाऊं, ये 60% लगा दूं कि लगा दो, लाओ दो 6,000, बर्गर किंग वाला बोलेगा लाओ दो 6,000 करोड़ रुपए, ये पकड़ो। बोलेगा मैं पूरा ही ले लूं, ले 10,000 करोड़ रुपए दे दे, मेरी 10,000 करोड़ कंपनी। फिर 10,000 करोड़ दे दोगे तो आप अलग हो जाओगे, तू जाने या बर्गर किंग जाने, इस बर्गर किंग को ट्रंप किंग कर के ट्रंप बर्गर कर, तेरी मर्जी। तो कई बार होता है कि हमारी जो ऐसी कंपनीज जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश होती है, उन्हें दूसरी कंपनीज ओवरटेक कर लेती है। जैसे यदि यही ट्रंप बर्गर अलग से आउटलेट खोलने की जगह बर्गर किंग को खरीद लेता तो ये इन्वेस्ट करता बर्गर किंग में, बर्गर किंग से बोलता पकड़ो 10,000 करोड़ जाओ इधर, तो यदि ये होता तो ये बर्गर किंग के नाम पर होर्डिंग चेंज हो जाते, नई आउटलेट नहीं खुलती, ये नया आउटलेट नहीं खुलता, आउटलेट अभी वही रहता आपका बर्गर किंग ही, और बर्गर किंग अब बन जाता ट्रंप बर्गर। दोनों में फर्क क्या हुआ? पहले वाले इन्वेस्टमेंट में नया इन्वेस्टमेंट आया होगा, मतलब नया पैसा आया होगा, नया आउटलेट खुला होगा, कई लोगों ने अपनी चीजों को समझो। पहला वाला जो इन्वेस्टमेंट था उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरे को बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड एफडीआई। जब ग्रीन फील्ड एफडीआई मतलब इन्होंने अपने नए स्टॉल खोले होंगे तो नई जगह ली होगी, तो इससे जहां पर स्टॉल खुला होगा वहां पर कुछ जगह किराए से ली होगी, तो कुछ लोगों को किराए से आमदनी हुई होगी। नए स्टॉल खोले होंगे, हर स्टॉल पे यदि 600 स्टॉल खोले और हर स्टॉल पे 10 लोगों को भी रखा तो 6,000 लोगों को इन्होंने नया रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया। लेकिन यदि बर्गर किंग को ओवरटेक करा तो बर्गर किंग के पास जो पुराना स्टाफ था उसकी टी शर्ट चेंज हो गई, अब बर्गर किंग की जगह ट्रंप बर्गर के नाम की टी शर्ट पहन लेंगे, स्टाफ उतना ही रहा। तो ये पुराने दूसरे केस में ब्राउन फील्ड में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। इस दूसरे इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, कंपटीशन उतना ही बना रहा। फर्स्ट में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। तो दो तरीके के एफडीआई होते हैं, ग्रीन फील्ड एफडीआई, दूसरा ब्राउन फील्ड एफडीआई, जो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट या यूं बोले न्यू इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें किसी न किसी कंपनी को ओवरटेक करा जाता है। क्योंकि फ्रेश इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पर कैपिटल आएगा, तो नए एम्प्लॉयमेंट्स भी जनरेट होंगे, कंपटीशन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे, कंपटीशन उतना ही बना रहेगा। तो हमारे लिए कौन सा एफडीआई बढ़िया है, कई बार आपसे पूछ देगा, इंटरव्यूज वगैरह में पूछ देगा कि कौन सा एफडीआई बढ़िया है, ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड। तो याद रखिएगा ग्रीन फील्ड एफडीआई हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जब एफडीआई आता है
न केवल फॉरेन करेंसी आती है, बल्कि फॉरेन करेंसी अपने साथ कई सारे नए रोजगार लेकर आती है, कई सारा मार्केट में कंपटीशन भी लेकर आती है। इसी तरीके से अब ये कोई मर्जी का राज थोड़ी है कि कल को आएंगे, कल को यहाँ आए और ये बर्गर किंग के साइड में इन्होंने 600 आउटलेट खोल दिए, कोई मर्जी का राज थोड़ी है। कल को ये तो कुछ भी खोल देंगे, कल को ये तो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेंगे, कल को यहाँ के आर्म्स बेचने लगेंगे, बंदूक की फैक्ट्री खोल लेंगे। ऐसे थोड़ी चलता है। तो चलता क्या है ये देखो, एफडीआई अगेन दो तरीके का होता है। एक गवर्नमेंट रूट एफडीआई, जिसे अप्रूवल रूट भी बोलते हैं, एंड अनदर इज ऑटोमेटिक रूट एफडीआई। गवर्नमेंट रूट एफडीआई में कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। भाई साहब हम हमारे कंपलसरी होती, भैया हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, हम यहाँ पे ये बंदूक की फैक्ट्री खोल लें, गवर्नमेंट बोले निकलो यहाँ से, बंदूक की फैक्ट्री खोलोगे तो गवर्नमेंट की परमिशन। इसमें इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, बस इन्फॉर्म करना होता है आरबीआई को या रेस्पेक्टेड कोई भी जो अथॉरिटी है उसको, भैया हमने खोला है, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अरे बर्गर ही तो बेच रहा हूँ, बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा बर्गर बेच रहा हूँ, और बेचो, बर्गर में क्या है, जैसे बेचना हो वैसे बेचो, बस बता दो हमको। तो ये ऑटोमेटिक रूट, जिसमें भाई उस चीज़ का इंतजार नहीं करा जाता, अच्छा सरकार के पास हमने हमारा अप्रूवल भेजा है, फिर सरकार बताएगी, सरकार परमिशन देगी कि आपको एफडीआई लाने की इजाज़त है या नहीं है, वैसा कुछ इसमें नहीं होता। इसमें अच्छा हमको एक फैक्ट्री खोलना है तो पहले तो आपका प्रपोजल आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, फिर कैबिनेट उसको डिस्कस करेगी, फिर उस पर अप्रूवल देना है कि नहीं देना, फिर गवर्नमेंट का पहले अप्रूवल मिलता है, तो इसको बोलते हैं अप्रूवल रूट, गवर्नमेंट रूट। सरकार की बाधा को पार करके एफडीआई लाना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं, पता चला स्टॉल्स खुल गए, सरकार को बोलते हैं अच्छा हमने स्टॉल खोल दिए 600, कोई दिक्कत? भाई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, अब ये एफडीआई में कौन सा गवर्नमेंट रूट होगा, कौन सा और ऑटोमेटिक रूट होगा, विच इज डिपेंड ऑन एफडीआई इन विच सेक्टर, किस सेक्टर में आप एफडीआई ला रहे हो, किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप एफडीआई लाना चाह रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ, अब आप बंदूक की फैक्ट्री खोलनी है कि बर्गर की दुकानें खोलनी है, दिक्कत ये है। नो डाउट आपको भी समझ में आ रहा होगा। आपको कोई यहाँ पर कोई गन्स वगैरह की फैक्ट्री खोलने के लिए सोचे तो आप ऑटोमेटिक रूट से उसको इजाजत नहीं दे सकते, सरकार से पूछोगे। आप कोई ऐसी सीरियस चीज जो हमारे नेशनल इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट कर सकती है, ऐसी कंडीशंस में तो हमको ऐसे एफडीआई को तो हमें सरकार के सामने रखना ही पड़ेगा ना। लेकिन जिसका कोई सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने बर्गर के 600 स्टॉल खोले तो क्या फर्क पड़ रहा है, खोल दीजिए। तो इसको ऑटोमेटिक रूट, और जहां पर अप्रूवल की जरूरत है वो एक्टिविटीज, वो एफडीआई जो हमारी नेशनल इकोनॉमी को इफेक्ट करने, नेशनल इकोनॉमी को कोलैप्स करने, नेशनल सिक्योरिटी को उससे थ्रेट हो सकता है, तो उसको हम गवर्नमेंट रूट के अंदर रखते हैं। तो एफडीआई दो तरीके का, गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट। एफडीआई अगेन दो तरीके का, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ब्राउनफील्ड एफडीआई एंड ग्रीनफील्ड एफडीआई, उनके इन्वेस्टमेंट के नेचर के बेसिस पे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट है तो आपका ग्रीनफील्ड एफडीआई, और यदि किसी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं है, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं है, नए चीज़ें जनरेट नहीं हो रही, तो ब्राउनफील्ड एफडीआई, जिसमें न तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा न ही इकोनॉमी जनरेट होगी। अब अगेन एक लास्ट चीज़ है, वो है आपका फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब हमारे यहाँ पर देखो, इंडिया मतलब इंडियन रुपीस, लेकिन हमारे यहाँ पर एज ए एसेट हमारे पास इंडियन रुपीस के अलावा क्या क्या है। तो फॉरेक्स रिजर्व एक बास्केट है
एक तरीके का जिसमें 4 से 5 चीजें होती है हमारे पास फॉरेन एसेट्स का। अ बास्केट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इज अ बास्केट ऑफ फॉरेन एसेट्स। अब ये फॉरेन एसेट्स क्या क्या हो सकती है? फॉरेन करेंसी एसेट्स, जैसे सरकार के पास डॉलर पड़ा है, जैसे सरकार के पास येन पड़ा है, युआन पड़ा है, यूरोप का यूरो पड़ा है, बांग्लादेशी रुपीस पड़े हैं। जितने भी फॉरेन करेंसीज हमारे पास पड़े हुए हैं उसको फॉरेन करेंसी एसेट्स में देखें। अब बास्केट ऑफ फॉरेन एसेट्स जिसमें हो गया, एक तो हो गया आपके करेंसीज कौन कौन सी है, जो भी फॉरेन करेंसी है एक्सेप्ट जो भी रुपीस को छोड़ के, इंडियन रुपीस को छोड़ के जितने भी करेंसीज हैं हमारे पास वो सब। एक होगा आपका गोल्ड रिजर्व, आपके पास सरकार के पास कितना पैसा वो गोल्ड रखा हुआ है। एक होगा आपका एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। एक हो गया आपका रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ। फॉरेन एसेट्स, उन फॉरेन एसेट्स में एक हो सकता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी मतलब आपके पास रुपीस को छोड़ के और कौन कौन सी करेंसीज पड़ी हुई है, तो वो जितनी भी होगी तो नो डाउट वो आपकी फॉरेन एसेट्स में जाएगी। आपका गोल्ड रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, इसके अलावा एसडीआर, इसके अलावा रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ। दो चीजें क्लियर कर दूं इसको, फिर हम एसडीआर और रिजर्व पोजीशन, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन विद आईएमएफ की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व मतलब ये मेंटेन कौन करता है कि कहाँ पर कितना एसेट पड़ा है, कितना गोल्ड रिजर्व पड़ा है, किसको पता है, क्योंकि इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो आरबीआई के पास है। और प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रोक्स में बात करूंगा तो अप्रोक्स हमारे पास अभी $600 बिलियन के आसपास चलता है। ये डे बाय डे चेंज होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, और डिपेंड करता है कि आपके फॉरेन करेंसीज का डिमांड ज़्यादा आ जाता है, डॉलर का डिमांड ज़्यादा आ गया, युआन का ज़्यादा आ गया, रुपीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से मान के चलिए $600 बिलियन के आसपास ये है अभी अप्रैल 2023 की बता रहा हूँ। जैसे 587, 550, 650 के बीच में चलता है, एवरेज बांध के चलिए $600 बिलियन, जिसको मेंटेन कौन करता है फॉरेक्स रिजर्व को? आईपीआई। अब ये तो हो गया, एक तो करेंसीज हो गई जो रुपीस को छोड़ के, एक आपका गोल्ड रिजर्व हो गया। ये दोनों क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट और रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ, ये दोनों जो हैं वो आईएमएफ से जुड़े हुए हैं। पहले बात करें स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर। एसडीआर को आईएमएफ ने क्रिएट करा था 1969 में। इट इज नॉट अ करेंसी। स्वाभाविक सी बात है, यदि ये करेंसी होती तो हम तो इसको इसमें लिख देते ना, फॉरेन करेंसी, लेकिन ये करेंसी नहीं है, तो इसीलिए तो एसडीआर को रखा। लोगों को कंफ्यूज होता है कि एसडीआर जो है वो आईएमएफ की करेंसी है, बट इट इज नॉट अ करेंसी ऑफ आईएमएफ। ये तो आईएमएफ एक तरीके का, आईएमएफ का एक इंडेक्स है, एक तरीके का आईएमएफ का एक कागज है। एसडीआर जो होता है उसका, इस यदि करेंसी है, मॉनेटरी वैल्यू होगी इसकी, भाई मॉनेटरी वैल्यू होगी तो आप इसको फॉरेक्स रिजर्व में रख रहे हो। यदि है इसकी मॉनेटरी वैल्यू एसडीआर की, तो उसको कितनी होगी, क्या होगी? तो एसडीआर की कितनी वैल्यू होगी, इसको आईएमएफ डिसाइड करता है 5 करेंसीज का एवरेज निकाल के, और ये 5 करेंसी है यूएसए डॉलर, जापानीज येन, आपका चाइनीज युआन, ब्रिटिश पाउंड एंड लास्ट यूरोप का यूरो, पूरे यूरोप का जो यूरो। इन 5 को मिलाकर, जैसे 4-5 चीज़ों को मिलाकर हम एवरेज एक बनाते हैं। जैसे एक आपने बात करते हैं, आपकी एक मिक्स रोटी बात करते होंगे, तो मिक्स रोटी में आप तरह तरीके के आटा लेते हो, गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपने इन्होंने 5 करेंसीज को मिलाकर, यूएसए का डॉलर लिया, और उस तरीके से जापान का येन लिया,
चाइनीज युआन लिया, ब्रिटिश पाउंड लिया, यूरो लिया। तो इन 5 करेंसीज को मिलाकर एक और नई चीज, या अब करेंसी नहीं बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन आप समझिए एक करेंसी की तरह ही एक नई चीज जनरेट करी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसको नाम दिया गया एसडीआर। यदि आप एसडीआर रखोगे मतलब ये 5 चीजों से उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड होगी, आप एसडीआर रख सकते हो। एसडीआर की गारंटी कौन देता है? आईएमएफ। तो एसडीआर आईएमएफ ने 1969 में क्रिएट करा। इट इज नॉट अ करेंसी ऑफ आईएमएफ, क्योंकि करेंसी होती तो हम उसको ऑलरेडी यहाँ पर फॉरेन करेंसी एसिड में जगह देते, लेकिन नहीं दिए तो ऑब्वियसली बात है कुछ अलग होगा। तो एक तरीके से आप इसको मिक्स रोटी की तरह समझ सकते हो, जिससे आप 4-5 तरीके के आटा हुए उनको मिक्स करके एक अलग से मिक्स रोटी बनाते हो। तो इसी तरीके का एक करेंसी, मिक्स करेंसी टाइप कुछ बनाने का कोशिश आईएमएफ ने एसडीआर के थ्रू करा। 5 करेंसीज का मिलाकर इनके हिसाब से एसडीआर रखा जाता है। यदि एसडीआर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मतलब है? इससे अच्छा तो हम डॉलर ही रख लें। एसडीआर रखते हैं तो एसडीआर पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिसको बोलते हैं एसडीआरआई। तो एसडीआरआई इज अ इंटरेस्ट रेट जो कि आईएमएफ आपको प्रोवाइड कराता है। यदि इंडिया ने फॉर एग्जांपल $600 बिलियन में से, यदि एग्जांपल के लिए यदि $10 बिलियन का एसडीआर रखा हुआ है, तो एसडीआर मतलब वो $10 बिलियन, अरे फोकट में क्यों रखेगा? फोकट में तो आजकल आदमी किसी का पैसा नहीं रखता। आपने उसका पैसा रखा हुआ है तो वो आपको ब्याज देगा, मतलब उस पर ब्याज का लेना देना चलता है इस पे, और उसको बोलते हैं एसडीआरआई। इस इंटरेस्ट रेट को, जिस इंटरेस्ट रेट पे एसडीआर का ट्रेडिंग होती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे एसडीआर एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एसडीआरआई। तो ये आपका एसडीआर के ऊपर था। अब इस लिस्ट में हमने ये समझ लिया, लास्ट है हमारा का रिवर्स आपका रिजर्व पोजीशन या रिजर्व ट्रेंच पोजीशन विद आईएमएफ। रिजर्व पोजीशन विथ आईएमएफ, ये तो क्लियर है कि ये भी आईएमएफ का कुछ होगा। जी हाँ, आईएमएफ का ही एक कंसेप्ट है। इट इज ए इमरजेंसी टाइप फंड। कई बार आप घरों में भी इस तरीके से चीज़ें देखते होंगे कि घरों में आपको होता होगा कि पिताजी आप ये आपकी मम्मी के पास कई बार होते होंगे कि हमारे 2000 रुपये रख लो, जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। या आप जो भी अपना वेल विशर्स है, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके पास आप पैसा रखते होंगे। ये पैसा भी आपके पास रखना कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मुसीबत आएगी, तब मैं ये पैसा आपसे ले लूँगा। मतलब मुसीबत मतलब इमरजेंसी आएगी तब ये पैसा मैं आपसे ले लूँगा। तो ऐसा ही कुछ पैसा आईएमएफ के पास रखते हैं। यानी आईएमएफ के पास जो भी आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज है, वो कुछ पैसा आईएमएफ के पास एज ए इमरजेंसी फंड रखते हैं, जो कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में बिना इतना दबाव के, या यूँ बोलें कि इजीली आपको आईएमएफ प्रोवाइड करा देता है। तो रिजर्व पोजीशन वो पैसा होता है जो आईएमएफ मेंबर कंट्रीज आईएमएफ के पास एज ए रिजर्व, एज ए इमरजेंसी फंड रखते हैं। और ये इमरजेंसी फंड, जब ऑब्वियसली बात है जब इमरजेंसी फंड है तो इमरजेंसी होगी। तो जैसे आपके इमरजेंसी आती है तो जिसके पास आपने ये इमरजेंसी फंड रखा है वो आपको इजीली बोल देता है अच्छा अच्छा ले जा, 2000 रखे थे, ये 2000 ले जा। तो वैसे ही इमरजेंसी फंड आपको यदि आप रखोगे तो ज़रूरत पड़ने पे आपको मिल जाता है। जैसे आप मेंटेन करते हो वैसे सरकार ही मेंटेन करती है। इमरजेंसी आपको ही थोड़ी, सरकार को भी हो सकती है। तो ये रिजर्व पोजीशन था, एसडीआर था, गोल्ड था, फॉरेन करेंसी एसिड, और इन सबको मिलाकर फॉरेक्स रिजर्व बनता है, जो कि अब आरबीआई इसको मेंटेन करता है। और प्रेजेंट टाइम में $600 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व चलता है। डाटा में मत उलझिएगा, जिस दिन आप पढ़ोगे और जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे उन दोनों दिन का डाटा अलग अलग ही होगा। कोइंसिडेंटली सेम हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए ये रोज़ अपडेट होता है तो मतलब नहीं है। अप्रोक्स डाटा याद रखिए, $600 बिलियन अप्रैल 2023 का ये डाटा है। तो आज हमने फॉरेक्स रिजर्व, एफडीआई, एक्सटर्नल सेक्टर में किस तरह क्या क्या हो सकता है, विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट, ये सब देखा। ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी था। थैंक यू वेरी मच।